हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी एनवीएस और एसटेट के लिए साइंस की प्रिपरेशन। तो जिन लोगों का भी सीटेट नहीं हुआ है और एनवीएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो लोग एसटेट के लिए सिलेबस को पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से जो भी हम पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। और जैसे ही पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगी, देखिए इसीलिए नोट से करवा रही हूँ ताकि जल्दी रिवाइज हो जाए, है ना। क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा सिलेबस के लिए एक एक घंटे की वीडियो देखो। तो मतलब हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में हमारा कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। वैसे मैं आपको पार्ट्स में ये वीडियो दूंगी, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें इस वीडियो के सभी पार्ट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज। और उसके बाद हम अराउंड 80 के अराउंड एमसीक्यूज सोल्व करेंगे। और मुझे लगता है कि ये क्लास रहेगी एनसीईआरटी बुक से बेस्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमारा ग्रेविटेशन का हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अपना माइंड सेट करके बैठिएगा कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद उसके एमसीक्यू भी करने हैं, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपको बर्डन भी फील नहीं होगा और आपका सिलेबस भी मैं डेफिनेटली कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन में। सबसे पहले तो हमें पता ही है कि ग्रेविटेशन में हमारा यूनिवर्सल लॉ है। ग्रेविटेशन को हम यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ क्यों है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये पढ़ेंगे। उसके बाद केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्री फॉल बॉडीज हम किसे बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हमने पढ़ी थी वही इस चैप्टर में कैसे अप्लाई होंगी ये देखेंगे। मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, बाउंसी फोर्स क्या होता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो आज की क्लास में हमारे ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं ग्रेविटी की। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स। हमने पढ़ा है ग्रेविटी के बारे में, हम सब जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी जानते हैं। तो न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन ने हमें बताया था, न्यूटन कह रहा था कि सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद दिस सर्टेन फोर्स, the force with which two objects attract each other, that is called the gravitational force, ठीक है। अब न्यूटन के स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा और वहां से उनको आइडिया आया, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो एप्पल के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, बट ऐसी स्टोरी हमने पढ़ी है और हम यही मानते आ रहे हैं, है ना। तो वो क्या बताते हैं, फोकस करते हैं न्यूटन की बात पे। न्यूटन क्या कहते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, न्यूटन के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लगता कैसे है, तो चलो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। फिलहाल आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद दिस सर्टेन फोर्स, एक फोर्स से जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम सब बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं, तो एक बार फिर से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं फटाफट से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। देखिए आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। एक का मास है m1 और दूसरे का मास है हमारा m2। तो
ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट m1 है और जो ऑब्जेक्ट m2 है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स उतना ही होगा जितना हमारा मास होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जितना फोर्स उतना मास, जितना मास उतना फोर्स। यहां से एक टर्म निकल के आती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। ठीक है, टू बॉडीज की बात हो रही है, टू बॉडीज का मास कितना है m1 m2, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट ए है और कोई अदर ऑब्जेक्ट बी है, उन दोनों का डिस्टेंस कितना लिया है हमने आर, तो आर स्क्वेयर के। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है हमारे ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि अगर आपका मास ज्यादा होगा तो उस पर फोर्स भी ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वेयर के यानी कि डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये थ्योरी हमने बहुत बार पढ़ी है। एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स, अभी पढ़ा। और वो कैसे अट्रैक्ट करता है, देखिए, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब हम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, जी। ठीक है, और ये जो g की वैल्यू है ये आपको डेफिनेटली याद करनी है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी, और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हमारे चैप्टर की शुरुआत ही इस g से हुई है ना। तो ये जो g है ये एक मतलब कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यूनिट कैसे बनी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, देख लीजिए, आर स्क्वायर मास केजीज में लेते हैं हम, है ना। देखो, अगर हम जी की यूनिट निकालेंगे तो जो हमारा आर है, ये जो आर है ये किधर चला जाएगा, ये साइड आ जाएगा, है ना, एफ इंटू आर स्क्वायर, और मास हमारा क्या है m1 m2। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और मास हमारा m1 m2 है तो केजी स्क्वायर। तो हमारे जी की एसआई यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जो लॉ है ये यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ सब जगह एप्लीकेबल है, यानी कि यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ हमारी जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है ये भी सेम रहती है, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ध्यान से सुन रहे होंगे क्योंकि एमसीक्यू बनेंगे यहीं से थोड़ा सा घुमा फिरा के, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि पढ़ा आपने रखा है, सिर्फ ध्यान से एक बार सुनने की जरूरत है, एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे सेंटर में मैंने डायग्राम में आपको सेंटर में अर्थ दिखाया है, ठीक है, और अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है मून। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा मून है वो अर्थ के ऊपर आके क्यों नहीं गिरता, जबकि न्यूटन क्या कह रहा है कि सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगता है, सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अर्थ हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो ऐसा क्या है कि जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और मतलब वो अर्थ पे आके नहीं गिरता। या फिर आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक स्टोन को बांधिए एक धागे से और उसको ऐसे ऐसे घुमाइए, ठीक है, जब आप उसको ऐसे ऐसे घुमाते हो, घुमाने के बाद जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, वो एक टेंजेंट से, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, वो एक पर्टिकुलर टेंजेंट से, मान लो मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रही थी एक स्टोन को, तो एक पर्टिकुलर जैसे ही वो यहाँ आएगा इस एक पॉइंट से वो दूर जाके गिरेगा। तो वो जो पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो ड्रॉ करता है एक टेंजेंट, उस टेंजेंट से वो
दूर जाके गिरेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस है कि अर्थ के चारों ओर जब मून रिवॉल्व करता है तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो कि मतलब मून को अर्थ लगा रही है मून पे, ठीक है। तो जो इनवर्ट जो फोर्स होता है, ठीक है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और जैसे ही हमने स्टोन को ऐसे रिवॉल्व करके फेंका, ठीक है, जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, फोर्स लगा रही है, अट्रैक्ट कर रही है मून को, अगर वो करना बंद कर दे तो जो मून है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। और वो जो टेंजेंट के डायरेक्शन में वो जाएगा वो किसकी वजह से जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो बेसिकली आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो सेंटर की ओर लगता है, ठीक है, इनवर्ड लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर लगता है। जैसे ही हम स्टोन को छोड़ते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन में जिस भी पॉइंट पे होगा, जिस भी पॉइंट पे आप उसको छोड़ोगे, आपने उसको यहाँ छोड़ा तो यहाँ वो टेंजेंट बना रहा है, या उसको आप फिर से घुमा के लेके गए इस पॉइंट पे छोड़ा, वहां से वो टेंजेंट की डायरेक्शन में, ठीक है, टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये किस फोर्स की वजह से होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो मेन पॉइंट ध्यान रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। Two particles A and B of mass m1 m2 respectively are placed at a some distance। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, दो पार्टिकल्स दिए गए हैं आपको, m1 और m2 r डिस्टेंस पे उनको रखा गया है। इफ द मास ऑफ द ईच टू पार्टिकल्स इज डबल, अगर दोनों पार्टिकल का मास जो कि m1 m2 दिया गया है, अगर हम उसको डबल कर दें, ठीक है, और डिस्टेंस को सेम रखें, मतलब डिस्टेंस r ही रखें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दोनों के बीच में क्या होगी। तो बेसिकली हमने अभी पढ़ा यूनिवर्सल लॉ के अंदर कि फोर्स की वैल्यू क्या आती है, वैसे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, और g हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने m1 m2 मास लिया है, अगर हम उसको डबल कर दे, यानी कि 2m1 2m2 कर दे, तो फोर्स क्या आएगा हमारा। तो देखिए 2m1 2m2, हमने मास को डबल किया, डिस्टेंस का हमें कुछ नहीं करना है, 4m1 m2 आ गया, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया, m1 इंटू m2, आप 4 को बाहर निकालिए और g m1 m2 r स्क्वायर इसकी जगह पे सिंपल फोर्स मेजर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है सिंपल फोर्स का फॉर्मूला जो हम नॉर्मली यूनिवर्सल लॉ के अंदर जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है हमारा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, पर कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शंस दिए मिलेंगे वहां पे हमें सीधा, और ऑप्शंस में दिया गया था f इज इक्वल टू 4f1, f1 नहीं भी होगा, आपको यहाँ पे ये भी दिया मिल सकता है, फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है। फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल वैल्यू है टू बॉडीज के मास की, डिस्टेंस की और ग्रेविटेशन की, वो 4 टाइम्स हो जाएगी जैसे ही हम टू बॉडीज का मास डबल करेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो था कि मास डबल हो गया, अगर हम मास को हाफ कर दे तो तब क्या होगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है m1 बाई 2 m2 बाई 2, देख लीजिए फटाफट से। तो क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन 4। अब ऐसे ही जैसे हमने 4 को कॉमन लिया था, यहाँ पे आप ले लीजिए 1/4 को, और ये आपकी एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी आपको 4 निकालने के बाद। तो इस प्रॉपर वैल्यू पे रखिए आप f, और नीचे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो हाफ किया है ना आपने, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट का जो मास था m1 m2 आपने उसको हाफ किया है। तो वैसे भी ध्यान रखना है, जैसे ही आप हाफ करोगे तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो मिलेगी आपको 1/4 टाइम्स ऑफ फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो 1/4 टाइम्स भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ये 2-3 क्वेश्चन सेम से हैं जो कि पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको करवाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वेइंग 20 kg और 40 kg,
is 150 into 10 raised to power 10 न्यूटन. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. तो देखो यहाँ पे आपको फोर्स दे रखा है बट आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी, तो फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए. जी की वैल्यू मैंने बोला था आपको याद रखनी है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर 11 और टू ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है 20 और 40. ठीक है, तो आर स्क्वायर को आप उधर लेके जाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड में, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे 10 रेज टू पावर 10 ये कैंसिल होके ऊपर बच जाएगा आपका 10 रेज टू पावर 1 और इसको कैंसिल करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 26.68 इंटू 10 रेज टू पावर 1, जो कि अगर आप आर स्क्वेयर रूट हटाओगे तो आपको रूट में वैल्यू मिलेगी r इज इक्वल टू 2.7 मीटर. ठीक है, 2.7 मीटर. ओके देन अभी हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. तो अभी हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अंदर जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के. यहाँ पे एक इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जी, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ऐसा यूनिट कैसे निकाली, फॉर्मूले से निकाली. ठीक है, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अगर आपको ऐसा यूनिट याद नहीं है तो बड़ी इजीली निकाल सकते हो. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन.